अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। मलिक साहब, जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, वो अफसोसनाक अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला। जो बुरा हो चुका उसे ठीक भी हमने ही करना है, मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। और ये तमाम मामलात हम दोनों के बीच में ही रहने चाहिए। मेरी बात समझ रहे हो ना? जी मलिक साहब, वो सर को अस्पाती जुम्बिश देते हुए बोला। फिर उलझन ज़दा अंदाज में इजाफा किया। ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि इस सुर्ख फाइल के बारे में जबरू को कैसे मालूम हुआ। मैं समझता हूँ कि हमारे अंदर कोई चोर छुपा हुआ है जो पुलिस डिपार्टमेंट से ज़्यादा डाकुओं के साथ वफादारी निभाने की कोशिश कर रहा है। वो बेयकीनी से मुझे देखते हुए बेसाख्ता बोला। ऐसा कौन हो सकता है मलिक साहब? मैं इस गद्दार को कल का सूरज गुरूब होने से पहले बेनकाब कर दूंगा फरहाद, मैंने ठोस अंदाज में कहा। बस इस काम के लिए मुझे तुम्हारे ताउन की ज़रूरत है। मैं हर नौइयत की मुआवनत के लिए तैयार हूँ मलिक साहब, वो सीना फुलाते हुए बोला। आप हुक्म करें। तुमने थोड़ी देर पहले जबरू के साथ इसके किसी पुश्तपना का भी जिक्र किया था, मैंने कहा। कादिर बख्श साहब डाकुओं के गिरोह के साथ ही उनके पुश्तपना को भी कैफर किरदार तक पहुँचाना चाहते थे। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि जबरू एंड कंपनी की पुश्तपनाही कौन कर रहा था? कादिर बख्श साहब ने इस सारे मामले को बहुत ज़्यादा सीक्रेट रखा हुआ था, एएसआई ने बताया। वो इस इलाके की किसी बासर और ताकतवर शख्स का जिक्र तो करते थे, मगर कभी किसी का नाम नहीं लिया। पीर महल जंगल के नज़दीक सिर्फ 2 गांव हैं, नजीबाबाद जंगल से 3 मील के फासले पर मशरक़ी सिमत में और हयात नगर जंगल से 9 मील की दूरी पर मगरबी जानिब, मैंने कहा। नजीबाबाद एक छोटा सा गांव है और मेरे ख्याल में वहां ऐसा कोई बाअसर शख्स मौजूद नहीं जो ख़तरनाक डाकुओं के गिरोह की पुश्तपनाही का हौसला रखता हो। बाकी रह गया हयात नगर। मैंने लम्हाती तवक्कुफ़ करके गहरी सांस खारिज की, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा। मैं आज दिन में हयात नगर के चौधरी मुख्तार से एक भरपूर मुलाकात करके आया हूँ। वो खासा ठेके वाला ज़मींदार है और मैंने चौधरी मुख्तार को कादिर बख्श से खासा खफा भी पाया है। तुम्हारे ख्याल में क्या चौधरी मुख्तार जबरू के गिरोह का पुश्तपना हो सकता है? ये नामुमकिन तो नहीं, उसने जवाब दिया। मैंने चंद लम्हे सोचने के बाद ठहरे हुए लहजे में कहा। फरहाद, मैंने जबरू और उसके साथियों को घेरने के लिए एक मंसूबा बनाया है, जिसमें एक शख्स अली नवाज खरल को भी इस्तेमाल किया जाएगा। वो बंदा कल मुझसे मिलने थाने आ रहा है, लेकिन थाने के अमले को मेरे इस मंसूबे की खबर नहीं होगी। तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि अब तुम मेरे इस मंसूबे में शामिल हो। समझ गया जनाब, वो अस्पात में गर्दन हिलाते हुए बोला। फिर पूछा, और वो मंसूबा क्या है? कल अली नवाज खरल हमें बताएगा कि वो अपने कीमती सामान से भरा हुआ एक संदूक नजीबाबाद पहुंचाना चाहता है, लेकिन रास्ते में जंगल पड़ता है और उसे डर है कि डाकू कहीं उसे लूट न लें, लिहाजा वो पुलिस से ताउन चाहता है। मैंने एएसआई को अपने मंसूबे से आगाह करते हुए बताया। दरहकीकत इस संदूक के अंदर कुछ भी नहीं होगा। ये चाल जबरू के हमदर्द को फांसने के लिए है। कल थाने में ये खबर गर्म कर दी जाएगी कि अली नवाज खरल एक बेशबहा संदूक नजीबाबाद लेकर जा रहा है। हमारे अंदर मौजूद काली भेड़ फौरन ये इत्तला जबरू या उसके पुश्तपना तक पहुंचाएगी, जिसके नतीजे में डाकुओं का गिरोह सरगर्म हो जाएगा और हमें ये मौका मिल जाएगा कि इन्हें पकड़ सकें। आपका मंसूबा तो शानदार है मलिक साहब, एएसआई तौसीफी अंदाज में बोला और पूछा, क्या अली नवाज खरल कल ही अपने संदूक को नजीबाबाद ले जाएगा? नहीं, कल वो सिर्फ पुलिस से ताउन की दरख्वास्त करेगा, मैंने बताया। संदूक की मुंतकली का प्रोग्राम परसों सुबह रखा जाएगा कि हमारे दरमियान जबरू का वफादार बासानी उस तक इत्तला पहुंचा सके। अली नवाज अपने संदूक को टांगे में रखकर थाने लाएगा, फिर हम हिफाजत के ख्याल से उसके साथ अपने अमले के एक आदमी को लगा देंगे, लेकिन जबरू और उसके गिरोह को छापने का बंदोबस्त हम पहले से कर लेंगे। डाकू जैसे ही अली नवाज वाले टांगे पर धावा बोलेंगे, हम इन्हें घेर कर गिरफ्तार कर लेंगे। इसके बाद मैंने एएसआई को बताया कि मुतवक्का जाए बकुआ के नज़दीक हम किस तरह अपने मुसल्लह आदमियों को छुपा देंगे। इस रास्ते पर दरख्तों की बहुतायत होगी और एक जानिब जंगल भी शुरू हो जाता था, लिहाजा 2-4 मुसल्लह अफराद को वहाँ छुपा देना कोई मुश्किल काम नहीं था। अली नवाज खरल के साथ हमारे अमले का कौन सा बंदा जाएगा? एएसआई ने पूछा। इसका फैसला मैं कल ही करूँगा, मैंने कहा।
ٹھیک ہے جناب، وہ معتدل انداز میں بولا۔ جب علی نواز کھرل کے قیمتی صندوق کی خبر تھانے کے اندر پھیل جائے گی تو ہمیں اپنے عملے پر خصوصی توجہ دینا ہوگی، کیونکہ مخبر جو کوئی بھی ہے اسے اس خبر سے بہت زیادہ خوشی ہوگی اور وہ فوری طور پر جبرو کو یہ اطلاع دینے کے لیے بے چین ہو جائے گا۔ میں نے کہا، اور اس کام کے لیے اسے یقیناً تھانے سے باہر جانا پڑے گا۔ اس طرح اس کالی بھیڑ کی نشاندہی ہو جائے گی۔ بعد ازاں ہم اپنے منصوبے کے مطابق جبرو اور اس کے ساتھیوں کو بھی گرفتار کر لیں گے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ملک صاحب کو تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ ہم چاہیں تو جبرو کے نمک خوار کو بے نقاب ہوتے ہی گرفتار کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا، لیکن اس سے جبرو کی گرفتاری کا معاملہ کھٹائی میں پڑ جائے گا۔ فرحاد باجوہ نے مجھ سے مکمل اتفاق کیا۔ پھر ہمارے درمیان کل اور پرسوں کی ہنگامی مصروفیات کے حوالے سے بات ہونے لگی۔ لگ بھگ 1 بجے رات میں نے ASI کو رخصت کیا اور سونے کے لیے بستر پر لیٹ گیا۔ اس رات مجھے آسانی سے نیند نہیں آ سکی تھی۔ آئندہ روز یعنی 27 نومبر کی دوپہر تک میں نے تمام ضروری کام نپٹا لیے۔ بالاجٹ علی نواز کھرل کے روپ میں ایک دم بدلا ہوا نظر آ رہا تھا۔ نوید احمد تو اسے کیا پہچانتا، وہ تو میری پہچان میں بھی بڑی مشکل سے آیا تھا۔ الغرض تھانے میں یہ سنسنی خیز خبر گردش کرنے لگی کہ علی نواز کھرل نامی یہ شخص کل صبح طلائی زیورات، ہیرے جواہرات اور دیگر نوادرات سے بھرا ہوا ایک بڑا صندوق پولیس کی حفاظت میں نجیب آباد لے کر جانے والا ہے۔ لگ بھگ 1 بجے کانسٹیبل امجد علی میرے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کا لٹکا ہوا چہرہ دیکھ کر میں چونک اٹھا اور پوچھا، کیا ہوا امجد؟ تمہاری شکل پر 12 کیوں بج رہے ہیں؟ میری اماں کی طبیعت بہت خراب ہے ملک صاحب، وہ رونی صورت بنا کر بولا۔ اگر آپ مجھے 1 دن کی چھٹی دے دیں تو بڑی نوازش ہوگی، میں کل واپس آ جاؤں گا۔ اوہ، تمہاری والدہ کی طبیعت کا سن کر بہت افسوس ہوا، میں نے ہمدردی بھرے لہجے میں کہا۔ ماں اس دنیا کی عظیم ترین ہستی ہے امجد، اس لیے میں تمہیں جانے سے نہیں روکوں گا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے انداز میں اضافہ کیا، لیکن تم کل صبح ہی رجانہ سے لوٹ آنا، میں تمہیں علی نواز کھرل کے ساتھ نجیب آباد بھیجنا چاہتا ہوں۔ میری نظر میں تم اس تھانے کے سب سے زیادہ قابل بھروسہ اہلکار ہو۔ وہ اپنی تعریف سن کر خوشی سے چمک اٹھا، پھر یقین دہانی کرانے والے انداز میں بولا، جی ضرور، میں کل صبح ہی واپس آ جاؤں گا۔ وہ مجھے سلام کر کے جانے لگا تو میں نے اسے دروازے پر روک لیا۔ 1 منٹ امجد، میں نے کہا، اس دن ہماری بات ادھوری رہ گئی تھی، میں پوچھنا بھول گیا تھا کہ وقوعہ کی سہ پہر تم اور قادر بخش صاحب کدھر سے واپس آ رہے تھے جب جنگل کے اندر ڈاکوؤں سے مڈبھیڑ ہو گئی تھی جس کے نتیجے میں انچارج صاحب کی شہادت ہوئی۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ امجد نے تب گول مول بات کی تھی۔ اس کے یہ الفاظ اس روز میں اور قادر بخش صاحب کہیں سے واپس آ رہے تھے میری یادداشت میں محفوظ تھے۔ اس نے کسی جگہ کا باقاعدہ نام نہیں لیا تھا، لیکن اس وقت اس نے میرے استفسار کے جواب میں جو کچھ بتایا وہ چونکا دینے والا تھا۔ ملک صاحب، یہ 1 روز پہلے ہی کی تو بات ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وقوعہ کے روز ہم نجیب آباد کی طرف سے تھانے کی جانب آ رہے تھے۔ میری یادداشت اتنی بھی گئی گزری نہیں تھی کہ میں گزشتہ روز کی بات کو یاد نہ رکھ سکوں۔ وہ صریحاً جھوٹ بول رہا تھا، لیکن میں نے اسے یہ احساس دلانے کی کوشش نہیں کی کہ میں نے اس کی دروغ گوئی پکڑ لی ہے۔ یہ اس کی میرے سامنے دوسری غلط بیانی تھی۔ میں پہلے ہی اس کی طرف سے خاصا محتاط ہو چکا تھا اور حالیہ استفسارات بھی اسی ذیل میں تھے تاکہ اپنے شک کو یقین میں بدل سکوں۔ میں ہی بھول گیا ہوں گا امجد، میں نے اپنی پیشانی پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ تم نے یقیناً بتایا ہوگا، بس کل کا دن اتنا افراتفری میں گزرا کہ دماغ ٹھکانے پر نہیں رہا۔ خیر، تم جاؤ اور ذہن میں رکھنا کہ تمہیں کل صبح ہی رجانہ سے واپس آنا ہے۔ جی، میں نے آپ کی ہدایت کو اپنے ذہن میں نقش کر لیا ہے ملک صاحب، وہ فدویانہ انداز میں بولا۔ امجد علی کے جانے کے بعد میں نے کانسٹیبل نوید احمد کو اپنے پاس بلا لیا۔ میں نے ابھی امجد علی کی پہلی غلط بیانی کا ذکر کیا ہے۔ اس دروغ گوئی کا تعلق شہید قادر بخش کے سروس پسٹل سے تھا۔ امجد نے اپنے بیان میں بتایا تھا کہ وقوعہ کے روز جنگل میں 2 طرفہ فائرنگ ہوئی تھی، جبکہ وقوعہ کی کارروائی مکمل کرنے والے حوالدار شجاع الدین نے مجھے بتایا تھا کہ انچارج صاحب کے ریوالور کے تمام چیمبرز بھرے ہوئے تھے، یعنی انہوں نے اپنے ریوالور سے ڈاکوؤں پر ایک فائر بھی نہیں کیا تھا۔ جی ملک صاحب، نوید نے میرے پاس آ کر بآواز بلند کہا۔ حکم سر جی۔ اس رات کو اچھی طرح یاد کرو جب میں نے تمہیں بہروپیہ امام دین کے ساتھ پیر محل اسپتال بھیجا تھا، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مجھے سب یاد ہے جناب، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔
मैं इस वक्त थाने के सामने वाले हिस्से में खड़ा था और आपने आवाज़ देकर मुझे अपने पास बुला लिया था। क्या इस वक्त अमजद अली थाने के अंदर मौजूद था? मैंने सरसराती हुई आवाज़ में सवाल किया। नहीं जनाब, नवेद ने नफ़ी में गर्दन हिलाई। वो तो कोई 1 घंटा पहले ये कहकर थाने से निकल गया था कि थोड़ी देर में वापस आ जाएगा। तो क्या वो थोड़ी देर में वापस आ गया था? 1 घंटे तक तो नहीं लौटा था और इसके बाद आपने मुझे अस्पताल भेज दिया था। उसने कहा, ठीक है तुम जाओ और एएसआई को मेरे पास भेज दो, मैंने सरसरी लहजे में कहा। नवीद के रुखसत हो जाने के 2 मिनट बाद फरहाद बाजवा मेरे सामने हाजिर हो गया और फिर मेरी तरफ देखते हुए बोला, मलिक साहब, आपके चेहरे से दबा दबा जोश झलक रहा है। लगता है कि आपने कोई बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। कामयाबी है तो बड़ी, लेकिन अभी अपने इब्तिदाई मराहिल में है, मैंने सनसनाते हुए लहजे में कहा। इसे तकमील तक तुम पहुंचाओगे। कैसे? इस बात का फैसला भी तुम्हें ही करना है। वो दिलचस्पी भरे लहजे में बोला, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। मैंने निहायत ही मुख्तसर अल्फाज में एएसआई को अमजद अली के बारे में सब कुछ बता दिया। ऐन नकली इमामुद्दीन की आमद से कब्ल उसका थाने से गायब हो जाना, जंगल वाले वाक़े के हवाले से 2 बड़े झूठ बोलना और कीमती संदूक की खबर गर्म होते ही उसकी मां की बीमारी का सामने आ जाना, ये तमाम बातें गैर मामूली अहमियत की हामिल थीं, जो अमजद अली की ज़ात को मेरी नज़र में मशकूक बनाती थीं। मलिक साहब, आपने जिस काली भेड़ का जिक्र किया था वो अमजद के सिवा और कोई नहीं हो सकता। मेरी बात को तवज्जो से सुनने के बाद फरहाद बाजवा ने बड़े वसूख से कहा, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि वो अपने माँ की बीमारी का बहाना करके कहीं और गया है। अगलब इम्कान इसी बात का है कि वो जबरू या उसके गिरोह के किसी बंदे को ये बताने गया है कि कल सुबह जंगल के करीब से उसकी निगरानी और हिफाजत में एक बेशबहा खजाना नजीबाबाद पहुँचाया जाने वाला है। अमजद जहाँ भी गया है उसका पता चलाना बेहद ज़रूरी है, मैंने गंभीर अंदाज में कहा। आप फिक्र न करें, वो मुस्तकम लहजे में बोला, मैं शाम से पहले पहले आपको पक्की रिपोर्ट दूंगा। फरहाद बाजवा ने ये बात इतने एतमाद से की थी कि मैं मुतमईन हो गया। एएसआई फरहाद बाजवा ऑफ लाइलपुरी मेरी तवक्को से कहीं ज़्यादा मुस्तैद साबित हुआ था। उसने 27 नवंबर का सूरज गुरूब होने से पहले मुझे ये खुशखबरियाँ सुना दी, जिनमें सरे फहरिस्त अमजद के झूठ का पोस्टमार्टम था। फरहाद के मुताबिक अमजद की मां रिजाना में बिल्कुल ठीक ठाक थी और वो खुद रिजाना की बजाय हयात नगर जा पहुंचा था। ये रात उसने हयात नगर में चौधरी मुख्तार की हवेली में गुजारना थी और सुबह वापस थाने आ जाना था। तुम खुद तो थाने से बाहर गए नहीं? मैंने हैरत भरी नज़र से उसे देखते हुए पूछा। फिर तुमने रिजाना और हयात नगर की खबरें कैसे जमा कर लीं? इस सिलसिले में मैंने अपने 2 भरोसे के बंदों से काम लिया है, वो वजाहत करते हुए बोला। एक को मैंने फौरी तौर पर अमजद के ताक़ुब में भेजा और दूसरे को रिजाना जाने की हिदायत की। इन 2 कामों के लिए 4-5 घंटे काफ़ी थे और अब तो मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इस रात सुर्ख फाइल के साथ भी सारी गड़बड़ इसी लफंगे अमजद ने की होगी। ये बात सिर्फ थाने के अमले को ही पता थी कि दीगर 2 फाइलों के साथ आप सुर्ख फाइल भी अपने क्वार्टर पर ले गए हैं। तुमने इस गद्दार के लिए लफंगे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है फरहाद, मैंने गज़बनाक लहजे में कहा। मैं इस कमीने को नंगा करके मारूंगा। मैं अमजद का वो हशर करने वाला हूँ कि आइंदा किसी पुलिस एहलकार को डिपार्टमेंट की इज्जत और हुर्मत के साथ खिलवाड़ करने की जुर्रत ना हो। समझ लो कि आज ही रात शहीद कादिर बख्श का खून रंग ले आएगा। इन्हें 28 अक्टूबर की सहपहर में शहीद कर दिया गया था। मैं 28 नवंबर का सूरज तुलू होने से पहले इनकी मौत के ज़िम्मेदारों को हवालात में पहुंचा दूंगा। मुझे शक नहीं बल्कि यकीन है कि वक़्वा के रोज़ इंचार्ज साहब और डाकुओं के दरमियान कोई पुलिस मुकाबला नहीं हुआ था। इन्हें धोखे से जंगल के अंदर पहुंचाकर बड़ी बेरहमी से हलाक कर दिया गया था और इस साजिश में अमजद अली पेश रहा था। आपकी बातों से तो यही लग रहा है कि आप आज रात चौधरी मुख्तार की हवेली पर रेड करने वाले हैं। फरहाद ने सोचती हुई नज़र से मुझे देखते हुए पूछा। तुम्हें बिल्कुल ठीक लग रहा है, मैंने कहा। और वो कल सुबह वाला प्रोग्राम? वो सवालिया नज़र से मुझे तकने लगा। शायद इसकी ज़रूरत पेश ना आए, मैंने एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। ये बात तो साबित हो चुकी कि अमजद अली चौधरी मुख्तार के हाथों का खिलौना बना हुआ है। यह हकीकत इस अमर पर दलालत करती है कि चौधरी मुख्तार डाकुओं का पुष्टपना है। इस तनाजुर में कभी उम्मीद की जा सकती है कि आज रात डाकुओं का वो ख़तरनाक गिरोह या कम से कम जबरू भी हवेली के अंदर मौजूद होगा।
वो लोग इस बात की मंसूबा बंदी कर रहे होंगे कि कल किसी तरह कीमती सामान से भरे हुए संदूक को लूटना है। तुम क्या कहते हो? मैं आपके ख्यालात से इत्तेफाक करता हूँ मलिक साहब, वो तायदी अंदाज में बोला। हमारे मतलूबा तमाम अफराद आज की रात चौधरी मुख्तार की हवेली में मौजूद होंगे, लिहाजा हमें किसी भी कीमत पर इस सुनहरी मौके को ज़ाया नहीं करना चाहिए। हम दोनों एक हतमी फैसले पर पहुंच चुके थे। गद्दार पुलिस एहलकार थाने से दूर था, लिहाजा हमारी हिकमत अमली को दुश्मनों तक पहुंचाने वाला कोई नहीं था। गोया हमारी कामयाबी का 100% इम्कान था। इस रात मैंने चौधरी मुख्तार की हवेली पर धावा बोलकर अपना टारगेट पूरा कर लिया। अगले रोज़ बालाजट अली नवाज खरल के रूप में एक बड़ा चौबी संदूक टांगे में रखकर थाने पहुंचा तो मैं उसे सीधा हवालात ले गया। हवालात के अंदर बहुत सारे लोगों को देखकर उसने हैरत भरे लहजे में मुझसे पूछा, ये सब क्या है मलिक साहब? ये सब चौधरी मुख्तार, जबरू डाकू, उसके 4 साथी और एक मेरे थाने का गंदा अंडा अमजद है। मैंने जहरीले लहजे में उसे बताया। तुम इस संदूक को थाने में रखवा दो, हो सकता है कि फिर किसी मुहिम में इसे इस्तेमाल करने की ज़रूरत पेश आ जाए। मेरी बात बालेजट की समझ में आई या नहीं, मैं इसके बारे में बसूख से कुछ नहीं कह सकता, अलबत्ता मेरी हिकमत अमली से वो बहुत ज़्यादा मुतासिर नज़र नहीं आ रहा था।